नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं फिर से दक्षिण भारत के राजनीति के बारे में। और आज के समय में दक्षिण भारत की राजनीति की बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी चर्चा आजकल मीडिया पे बहुत जोरों शोरों से है। अभी 3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि जो के अन्नामलाई तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष थे, उनको भाजपा के पद से हटाने की पुष्टि हो गई थी और उनको मीडिया में कई खबरें चली। उसमें से एक खबर ये भी थी कि भाजपा जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, जिसका अस्तित्व तमिलनाडु की राजनीति में जीरो था। उस पार्टी को उन्होंने भाजपा में आने के बाद 0 से 11% के वोट बैंक तक पहुंचाया। और चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसी कारण से और उनके कहने पे ही भाजपा ने AIADMK से अलायंस न करते हुए अकेले दम पर चुनाव लड़ी। भले ही सीटें नहीं जीती, लेकिन उन्होंने अपनी दावेदारी प्रबलता से तमिलनाडु के राजधानी में रखा। और पिछले कई समय से आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण की यात्रा करते हैं और उसमें भी खास करके तमिलनाडु में। और तमिलनाडु को लेकर कई तरह के कार्यक्रमों से लेकर अन्य सकारात्मक चीज़ें सनातन से जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन को भी उन्होंने निर्धारित किया और अच्छे से किया। अभी ही हाल के दिनों में जब श्रीलंका के दौरे से लौटे तो आपने देखा कि रामेश्वरम में ब्रिज का उद्घाटन किया। तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री लगातार तमिलनाडु को खास करके फोकस किए और जिस प्रकार से के अन्नामलाई ने भाजपा को वहां मजबूत किया, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लोकसभा की बात अलग थी, लेकिन विधानसभा में अभी DMK की सरकार है, MK स्टालिन है। अगर भाजपा हो, अन्ना द्रमुक हो या कोई भी अन्य पार्टी, अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो DMK को रोक पाना नामुमकिन है। और यह भी किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भाजपा अगर चाहेगी अकेले लड़कर, अभी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बातें कह रहा हूं कि तमिलनाडु में सरकार बना लेगी, तो ये असंभव है। तो इसी के वजह से, चूंकि आपने लोकसभा के चुनाव के समय देखा होगा कि अन्ना द्रमुक की ओर से भी और भाजपा की ओर से भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। और 25 मार्च को जब अन्ना द्रमुक के नेता अमित शाह से दिल्ली में मिले थे तो उन्होंने इसी बात की मांग की थी कि अन्नामलाई को कोई वैसे पद पे नहीं रहना चाहिए जिससे कि अगर गठबंधन होता है तो उनका हस्तक्षेप रहे। और भाजपा को चूंकि चुनाव लड़ने के लिए इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी तमिलनाडु में,
वो किसी भी हाल में वहां सरकार बनाने के लिए ही प्रयास कर रही है और उसकी संभावना को तलाश करते हुए जो भी हो सकेगा वो करने की कोशिश कर रही है। और जब के अन्नामलाई अमित शाह से मिले तो उन्होंने अगला एक्सटेंशन भाजपा के जो अध्यक्ष पद का होने वाला था, इससे उन्होंने अपना नाम भी पीछे कर लिया था, या यूं कहें कि संगठन के कहने पर, शीर्ष नेतृत्व के कहने पर उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इससे अन्नामलाई की राजनीति समाप्त हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि बहुत समय के बाद भाजपा को दक्षिण में एक ऐसा नेता मिला है जो आने वाले समय में, अभी काफी समय है उनके पास बचा हुआ राजनीति करने के लिए, वो बहुत दूर तक पार्टी को आगे ले जा सकते हैं और भाजपा का नेतृत्व भी कर सकते हैं। उनकी कुशल क्षमता पे कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता, इतनी तो कैपेबिलिटी उनमें है। क्योंकि वो भी एक आईपीएस अधिकारी रहे हुए हैं और हर चीज में उनकी पकड़ बहुत मजबूती से रहती है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसे ही है। तो भाजपा भी ऐसे नेता को खोना नहीं चाहेगी और उनके लिए कुछ बड़ा सोच कर रखी हुई है। और जब आने वाले समय में आप देखेंगे कि उनकी भूमिका केंद्र में है और राज्य में, चूंकि अभी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाना है, जिसके बारे में भी मैंने बताया कि बेंगलोर में जब उसकी बैठक होगी तो लगभग इसके नाम फाइनलाइज ही हैं, बस उसकी घोषणा हो जाएगी। उसके बाद संगठन और सरकार में बहुत सारे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। चूंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, सबसे पहले तो बिहार में ही है, उसके बाद बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है और आसाम है। लेकिन भाजपा सबसे ज्यादा फोकस तमिलनाडु में कर रही है, इसलिए तमिलनाडु की राजनीति में इस समय की जो स्थिति है वो बहुत ही हॉट टॉपिक बन गई है। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भाजपा का इस समय विशेष ध्यान दक्षिण राज्यों की ओर है और उसमें भी खास करके तमिलनाडु पे, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जा रहे हैं, उसमें भी खास करके तमिलनाडु का दौरा लगातार करते रहते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अपने अभियान के कारण भाजपा को चर्चा के केंद्र में बनाए हुए हैं। दूसरे भाजपा नेता के अन्नामलाई अपनी पार्टी को फोकस में लाने में सफल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के परिणाम उसके और इशारा करते हैं। भाजपा और अन्ना द्रमुक के गठबंधन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आप मान के चलिए कि जब बैठक हुई थी अमित शाह से 25 मार्च को, तो ये लगभग रास्ता तैयार कर लिया गया था, उसी का रोड मैप तैयार हो रहा है। और आप देखेंगे कि ये दोनों पार्टियां और इसके साथ और भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, पीएमके है, एडीएमके है, ये सारी मिलकर के अलायंस के तौर पे चुनाव लड़ते रही है पहले भी, और इस चुनाव में भी सब साथ में लड़ेंगे। चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन डीएमके के लिए चुनौती प्रस्तुत तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए चुनाव परिणाम के चिंता किए बगैर पहले चुनौती प्रस्तुत करने लायक तो बनना जरूरी है, और वही काम तमिलनाडु की राजनीति के लिए भाजपा अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर करने जा रही है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। स्टालिन की सरकार की अगर बात करें
डीएमके की, तो लगातार और लोकप्रिय हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सरकार चली ही जाएगी, लेकिन अभी जो स्थिति एम.के. स्टालिन की हो गई, उन्होंने अपने पुत्र को डिप्टी सीएम बना दिया है। ये मान के चलिए कि जब 2026 के चुनाव होंगे तो एम.के. स्टालिन अपने पुत्र को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देंगे, या चुनाव अगर वो जीतती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात भी तय है। चूंकि डीएमके के पास अभी फिलहाल कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिख रहा है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए डीएमके की बेचैनी भी बढ़ गई है। और जिस प्रकार से अन्ना द्रमुक की स्थिति लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, 7 लोकसभा सीट पर उनकी जिस प्रकार से जमानत जब्त हो गई थी, अन्ना द्रमुक को सरवाइव करना भी तमिलनाडु की राजनीति में मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए वो भाजपा के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हो गई है। नहीं तो अन्ना द्रमुक के राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी, पार्टी को बचाने की स्थिति मुश्किल हो जाएगी। इसका उदाहरण आप आंध्र प्रदेश से देख सकते हैं। वाईएसआरसीपी जिस प्रकार से मजबूती से वहां पे उसका उदय हुआ था, और उन्होंने जिस प्रकार से 5 साल सत्ता में चलाया, और जब 2018 में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जो अभी हैं, वो एनडीए से अलग होकर यूपीए में चले गए थे, और जिस प्रकार से लगातार आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, हालांकि एआईडीएमके ने कभी भी आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं लगाया, और जिस प्रकार से पार्टी बचाने की दबाव चंद्रबाबू नायडू पे आ गई थी, वो सभी जानते हैं, आपने भी इसे देखा है। लेकिन जब 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले वो एनडीए में आते हैं और एक गठबंधन बनता है भाजपा के साथ मिलके, और एक पवन कल्याण साथ में आते हैं, तो आंध्र के विधानसभा में और लोकसभा में जिस प्रकार से चंद्रबाबू परफॉर्म करते हैं, एनडीए परफॉर्म करती है, वो आज सभी के सामने है। यही कमोबेश स्थिति तमिलनाडु में भी बनती हुई दिखाई दे रही है अन्ना द्रमुक के साथ में। और इसीलिए सत्ता में वापस काबिज होने के लिए सोच लीजिए कि जयललिता के समय जो पार्टी का स्थिति था तमिलनाडु के अंदर, जो 30 साल सरकार में रही है, और तमिलनाडु के ट्रेंड को भी अगर आप देखें तो जब तक जयललिता थी उस समय तक अन्ना द्रमुक 5 साल और डीएमके 5 साल, सत्ता परिवर्तन लगातार ये होते रहता था, जिस तरह से केरल में ये देखने को मिलता था। लेकिन पिछले 10 सालों से केरल में भी ट्रेंड बदला, और वही ट्रेंड तमिलनाडु में भी देखने को मिला कि जिसने सरकार और सत्ता में जो पार्टी है वही अगले बार भी सत्ता में लौटी। और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उसकी जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो इतनी कमजोर हो गई थी कि वो उसका मुकाबला ही नहीं कर पाई। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि के अन्नामलाई के अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनका क्या होगा, उनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी, उनको ये मैं बता दूं कि भाजपा उनके लिए
कुछ बड़ा सोच रही है, कुछ बड़ा प्लानिंग में है। चाहे वो उस वीडियो में भी मैंने बताया कि या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ हो, या फिर संगठन में बड़ी भूमिका हो, या केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल ही क्यों ना होना हो, कहीं ना कहीं अन्नामलाई बड़े पद पे आपको दिखाई देंगे। और 2026 के तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भी उनकी अहम भूमिका होगी। और यही वजह है कि तमिलनाडु अभी से पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। जबकि आपको पता है कि बंगाल में चुनाव पहले होंगे, लेकिन भाजपा अभी से फोकस पहले तमिलनाडु पे की हुई है। चूंकि अभी एक और पार्टी का वहां उदय हुआ, टीवी के विजय की पार्टी है, वो क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या उन्हें वोट मिलेगा, किसका वो वोट काटेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर खड़े हुए हैं अपनी नई राजनीतिक पार्टी को लेकर, और यही प्रशांत किशोर है जो वहां पे 2026 के चुनाव के लिए विजय की पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट का भी काम वो देखेंगे, वो उनको चुनाव भी वो लड़वाएंगे। तो देखिए आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दूसरा जो चैनल है फैक्ट्स, वो भी दोस्तों लगातार वीडियो उस पर भी जाते हैं, उस चैनल को भी आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना कंट्रीब्यूट डोनेट भी कर सकते हैं चैनल के लिए। QR कोड आपके स्क्रीन पे दिखते हैं और बाकी सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहते हैं, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।